नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं केपी न्यूज। तो फीस वृद्धि को लेकर के जिस तरह के मंथन होते थे, उस पर सरकार ने उसके ट्रैक पर एक ब्रेकर लगा दिया है। वो ब्रेकर क्या है? दरअसल हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक आयोग आया है। निजी स्कूल फीस विनिमयन विधेयक 2020 पारित हुआ है बहुमत से, और उसके बाद 3 समिति बनाई गई है। क्या क्या समिति है? समिति एक है जो स्कूल के स्तर पे होगी, दूसरी समिति जो होगी जिले के स्तर पे होगी, और तीसरी समिति राज्य के स्तर पर होगी। तो इन्हीं सब सिलसिलेवार ब्यौरे और इन्हीं सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व सैनिक रहे अरुण सिंह सिसोदिया जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय निकाला। एक लड़ाई जो हमेशा सड़कों पर होती रही है, अभिभावकों के साथ मिलकर होती रही है, मंथन एक रहा है, और जिस नियम को लाने के लिए FIR दर्ज होते रहे, जिस नियम को लाने के लिए आप लोग लगातार प्रदर्शन करते रहे, वो नियम अब आया है, पारित हुआ है बहुमत के साथ। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? और उससे जुड़ा एक सवाल मेरा ये है कि जो प्रावधान है उससे जो अभिभावक है उनको कितना लाभ मिलेगा? नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपकी एक जो बात कही आपने कि निजी स्कूलों की, तो इसको मैं संशोधित करना चाहूँगा और आम जनमानस को बताना भी चाहूँगा कि ये स्कूल निजी नहीं होते, ये सोसाइटी एक्ट के तहत गवर्न होने वाले स्कूल हैं, जिसे हम एक वैधानिक भाषा में कह सकते हैं अशासकीय स्कूल, क्योंकि शासकीय स्कूल गवर्नमेंट चलाती है, अशासकीय स्कूल को सोसाइटी एक्ट के माध्यम से चलाया जाता है, और जिसमें जो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार नो प्रॉफिट और नो लॉस का जो कानून है वो उन पर लागू होता है। तो इस आयोग के गठन को लेकर हम लोगों के दिमाग में बहुत समय से मंथन था, और हमने इस आयोग के गठन और निजी स्कूल जो आज के समय में प्राइवेट प्रॉपर्टी बना के लोग चला रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। FIR हुए हम लोगों के ऊपर, हम लोगों को जेल जाना पड़ा। इसके अलावा हमारे पास गवर्नमेंट जॉब थी, उस गवर्नमेंट जॉब को भी इसी कारण से गंवाना पड़ा। अंततः आज भूपेश बघेल जी, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुए हैं, उनके द्वारा जनहित के आज 18 से 20 महीने की जो सरकार ने जो बड़े बड़े फैसले लिए हैं, वो निहायत ही लोगों को लाभ पहुंचाने वाले फैसले हैं। और उसमें ये एक कड़ी और जुड़ गई, जो 2 दिन पहले विधेयक पारित हुआ, फीस नियामक आयोग का गठन हुआ। अब अशासकीय स्कूल अपनी मर्जी से फीस न बढ़ा सकेंगे और न ही किसी तरीके का पालकों के ऊपर, छात्रों के ऊपर बोझ डाल सकेंगे। सर, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि निजी स्कूल को संशोधन करके अशासकीय, बहुत सही है, लेकिन क्या अशासकीय जो विद्यालय हैं, इनकी पारदर्शिता में जो कमी आएगी, क्या इस आयोग के जरिए वो कमी आएगी, वो फासले कम होंगे? निश्चित ही ये आयोग का गठन से एक उनके ऊपर दबाव तो पड़ेगा ही, और उसके बाद पारदर्शिता अभी तक क्या था कि जो जितने भी ये स्कूल्स थे जिसको कि निजी स्कूल की संख्या दी जा रही है, उनको संचालित करने का काम एक व्यक्ति करता था और अपने परिवारजनों के साथ मिलकर एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कर लेता था और उसके बाद उसका संचालन करता था। और जब इसके ऊपर लेके कोई अगर अभिभावक या कोई आपके जो समाज के जो लोग जाके अगर कहीं बात उठाते थे, तो ये कहा जाता था कि ये स्कूल CBSE की गाइडलाइन से गवर्न होते हैं, इसमें हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। और साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार कानून जो 2009 में आया, उसमें भी जो प्रावधान थे वो ये स्पष्ट नहीं थे कि राज्य को इसको कैसे संचालित करना है। उन्होंने एक गाइडलाइन बना के दे दिया, एक नियम और एक कानून बना के ला के दे दिया। और समय समय पे इस विषय को लेके पालकों के साथ साथ हम लोगों द्वारा लगातार आंदोलन भी किए गए, बात को हर प्लेटफॉर्म पे उठाया गया। परिणाम जब हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछले 15 साल इस राज्य में शासन कर रही थी, उनके द्वारा इस पे जरा भी बिल्कुल काम नहीं किया गया। और अपने उनके जो नेता हैं बड़े बड़े, उनके खुद के बहुत सारे स्कूल हैं, और इसके कारण वो इस विषय पे बहुत ही नरमी का रुख अपनाते रहे और कभी उन्होंने इसको संजीदगी से नहीं लिया। अंततः FIR हुई, जेल गए, तब हमें समझ में आया कि हमें अदालत की शरण में जाना चाहिए, और हमने जनहित याचिका 2015 में हाईकोर्ट बिलासपुर में लगाई
और उस समय भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और मुख्यमंत्री जी से जवाब मांगा कोर्ट ने, और वो उनको आदेशित किया कि आप इसका आयोग का गठन करें और हमें सूचित करें। और 10-10 बार नोटशीट लिखने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया और उनके कैबिनेट ने जो उसको रिजेक्ट कर दिया, और उसके पश्चात ये आज तक कानून नहीं बन सका था। मामला कोर्ट में लंबित था। हम लोगों को बहुत भरोसा था, क्योंकि भूपेश बघेल जी की सरकार, टी.एस. बाबा जी ने जो बनाया था आपका घोषणा पत्र, तांडव साहू जी, मोहन मरकाम जी, इन लोगों ने जो वर्किंग की थी और इन लोगों का जो जनता से वादा था वो हमें मालूम था एक दिन पूरा होगा। और सरकार ने आते ही अपने 1.5 वर्षों में लगभग 100 ऐसे फैसले किए। उसमें एक ये फैसला हमें बहुत आनंदित करता है। और आज पालक और छात्र लगभग छत्तीसगढ़ में 20 लाख जो नर्सरी से लेके 12वीं तक के छात्रों को लाभ होने वाला है, और 1 करोड़ जो मतदाता हैं जो सीधे सीधे इससे लाभान्वित होंगे। और ये बहुत अच्छा हर्ष का विषय है कि भूपेश बघेल जी जमीन से उठे हुए नेता होने के कारण हर परेशानी को बहुत बारीकी से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसका निराकरण करते हैं। सर, नियम तो आ जाते हैं, लेकिन जब लागू होने की बात आती है तो पता नहीं कहीं ना कहीं इसमें कमतर हो जाता है कोई चीज़। अब जैसे कि बड़े स्कूल हैं, वो अपने आप में ही पावरफुल होते हैं। जैसे फिल्मों में जो स्कूल दिखाते हैं कि कोई किसी जमुना दास की याद में उसका बेटा एक स्कूल खोलता है और उसकी प्राथमिकता उसकी शिक्षा, लेकिन आजकल वैसे स्कूल सिर्फ फिल्मों में देखने को मिलते हैं। अभी की जो जिंदगी है, अभी के जो जीवन काल चल रहा है, उसमें जो स्कूल है, जिनके डायरेक्टर है अपने आप में बड़े पावरफुल है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वहां पे पालकों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि लागू होने के जब समय आएगा तो क्या वो लागू करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो उसके क्या प्रावधान होंगे, उसके क्या उनके जो चार्जेस होते हैं, जो सरकार की तरफ से जो नियम है उसके उल्लंघन करने पे जो चीज़ें हैं उसका क्या होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि भूपेश बघेल जी खुद एक बहुत ही मजबूत और अपने निर्णय क्षमता से उन्होंने साबित कर दिया है कि जो काम लोग नामुमकिन समझते हैं उसे मुमकिन कर सकते हैं। अब हम कांग्रेस जनों की जवाबदारी है कि हम पहरेदार और प्रहरी बने, हम चौकीदार नहीं बने। हम प्रहरी और चौकीदार में दोनों में अंतर रहता है। प्रहरी सुरक्षा करता है, चौकीदार सिर्फ वहाँ पे उपस्थित रहता है। तो भारत में बहुत सारे चौकीदार आपने देखे होंगे, लेकिन हम प्रहरी बन के वहाँ पे लोगों के लिए काम करेंगे। और हर स्कूल में हर कांग्रेसी, हर पालक और छात्र को न्याय दिलाने के लिए बिल्कुल अग्रसर रहेगा और आगे खड़ा रहेगा। इसमें प्रावधान ये हुआ है कि एक स्कूल स्तर की एक समिति बनेगी, पालक शिक्षण समिति। वो फीस का निर्धारण करने के लिए बैठकें होंगी, उसमें कमेटी में अध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे और भी बहुत सारे मेंबर्स होंगे। उसके बाद जिला स्तर की समिति, अगर आप संतुष्ट यहाँ पे नहीं है वहाँ पे अपील कर सकते हैं। उसके बाद प्रदेश स्तर की समिति होगी। और इसमें जहाँ तक हमारी जानकारी है, अभी पूरी तरीके से प्रावधान हमारे हाथ में नहीं आया है जो आयोग का, लेकिन 8% से अधिक फीस वृद्धि का कहीं भी इसमें अनुमति नहीं रखा गया है। अधिकतम 8% तक वृद्धि हो सकती है। स्कूल में जब आवक होती है तो उस आवक से स्कूल का विकास होना चाहिए, ना कि उस सोसाइटी के व्यक्तियों का विकास होना चाहिए, और ना उनके जो आवक है उससे उनके घरों का निर्माण होना चाहिए। अगर हम स्कूलों के पैसे, बच्चों के पैसों से अपना निजी काम करते हैं तो ये गलत है। तो आपका ये कहना है कि शिक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए, चूंकि होती है हर स्कूल की, हर विद्यालय की पहली प्राथमिकता ये होती है कि शिक्षा हो। लेकिन अभी जो शिक्षा नीति है, अभी जो शिक्षा नीति आने वाली है उसका तो नहीं जानते, लेकिन जो अभी शिक्षा नीति है और जो डायरेक्टरों की उसके पीछे नियति है, उसको लेकर के अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फीस और सुविधा ये पहली प्राथमिकता है, शिक्षा पीछे आ गई है। और जैसे आपने बात किया प्रहरी के रूप में हमें सामने आना है, सुरक्षा की बात किया, सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। हाल ही में देखा गया था, मैं छत्तीसगढ़ की नहीं, कम से कम दिल्ली की मैं बात करूं अगर, तो दिल्ली में एक छात्र को उसी के स्कूल में मार दिया गया, उसका शव मिला था। चूंकि छत्तीसगढ़ भी अग्रसर हो रहा है, विकास हो रहा है यहाँ पे, ये भी एक समय बाद अच्छे अपने आप में एक स्मार्ट सिटी के रूप में सामने आ जाएगा। सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। सुरक्षा के मद्देनजर अभी भी कहीं ना कहीं जो स्कूल हैं वो उतने ज्यादा आगे दिखाई नहीं देते। इसको लेकर के क्या आपके मन में कोई ख्याल है? देखिए, वैसे स्कूल के जो नॉर्म्स हैं उसमें आज के समय CBSE की जो गाइडलाइंस भी आ गई हैं और सरकार के द्वारा भी जो स्टेप उठाए जा रहे हैं, सभी स्कूलों में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
साथ ही साथ गुड टच, बैड टच, ये सारी चीज़ों को लेके वहाँ पे प्रशिक्षित भी किया जाता है। मेरा एक विषय को लेके मानना है कि जैसे जो छोटे स्तर के जो क्लासेस होते हैं, नर्सरी और क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक, हमारे जितने शिक्षक हैं यहाँ पे हमें बहुत वेल एजुकेटेड टीचर्स की आवश्यकता है, जो क्योंकि आदमी जो छोटा बच्चा रहता है तो उसके दिमाग में जो चीज़ें बहुत आसानी से आ सकती हैं और अच्छी पढ़ाई शुरू में की हुई वो आखिरी तक नहीं भूलती है, चाहे वो 2 का टेबल हो, चाहे ABCD हो, मरने वाला भी ABCD याद रखता है। तो मेरा ये मानना है कि हमें निचले स्तर की शिक्षा को बहुत मजबूत करना है और ऊपर में आपको पता है जब कॉलेजेस में चले जाते हैं तो क्लासेस भी उतनी नहीं होती हैं और ना ही उतनी पढ़ाई होती है, सेल्फ स्टडी और बाकी व्यवस्थाओं से लोग पढ़ लेते हैं। तो अगर हम बेस मजबूत करेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। सर, एक फिल्म आई थी परीक्षा, हो सकता है आपने देखी कि नहीं देखी नहीं पता। हाल ही में एक फिल्म आई है परीक्षा और G5 पे रिलीज हुई है। परीक्षा का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि उसमें एक सार है, एक रिक्शा चालक है। रिक्शा चालक अपने बच्चे को चाहता है कि वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, चूंकि वो नहीं पढ़ पाया, लेकिन रिक्शा चालक का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े। और अच्छे स्कूल का मापदंड उसके लिए सिर्फ प्राइवेट स्कूल है। 4 तल्ले की बिल्डिंग वाले स्कूल जहाँ स्विमिंग पूल है, जहाँ गार्डन, तमाम तरह की सुविधाएं, वो उसके लिए मापदंड है अच्छे स्कूल का। आप जिनके साथ लड़ाइयाँ लड़ते थे सड़कों पे आके, जिन अभिभावकों के साथ, उनके मन में भी यही विडंबना है। उस विडंबना के साथ भी एक लड़ाई आपको लगता है कि अभी लड़नी होगी या ये लड़ाई जारी रखनी होगी? देखिए, इस पहलू पे मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम और हाईटेक बनाया जा रहा है और इस इतने बड़े कदम के लिए भूपेश बघेल जी अभिनंदन के पात्र हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी सोच के साथ सरकारी स्कूलों को इतना हाईटेक बनाने का प्रयास किया। पूरे जिले में हमारे 10 स्कूल इस तरह के बनाए जा रहे हैं, दुर्ग जिले में, यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ में आप मान के चलिए सैकड़ों स्कूल इस तरह के बनेंगे जो कि शासकीय स्कूल अंग्रेजी माध्यम होंगे। तो हम जब ये व्यवस्था और ये एजुकेशन का स्टैंडर्ड जब गवर्नमेंट स्कूल में उपलब्ध कराएंगे तो स्वभाव है आदमी का कि वो क्या होगा, बेहतर सुविधा की तरफ और कम लागत की तरफ ध्यान देगा। तो सरकार के स्कूलों में पैसे कम लगते हैं और अगर शिक्षा अच्छी मिलेगी, जैसे टीचर्स का भी चयन चल रहा है, तो हमने जब पता किया कलेक्टर से तो टीचर उनके चयन की जो प्रक्रिया है बहुत अच्छी है। वो वहाँ पे जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं उन्हीं को एंटरटेन कर रहे हैं, किसी के सोर्स सिफारिश को नहीं कर रहे हैं। उनका यही मत है कि द बेस्ट हमको लेना है, परसेंटेज वाइज आदमी के इंटरव्यू में, और सारी चीज़ों का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो ये बेहतर प्रयास है और ये स्लोली हमें मालूम है कि ये जो निजी स्कूलों में मनमानी है उस पर अंकुश लग जाएगा और आने वाले समय में आप देखिएगा सरकारी स्कूल भी एक दिन एक बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के साथ लोगों को शिक्षा देश बेहतर बनाने के लिए दे पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले CBSE का रिजल्ट आया था और मैं खुद प्रदेश में जिस लड़के ने टॉप किया था मैं उसका इंटरव्यू लेने गया था, दर्शन जैन। मैं जब उससे बात कर रहा था तो वो बड़े भरोसे के साथ कह रहा था कि क्वालिटी स्टडी की बात कर रहा था, मतलब शिक्षा की गुणवत्ता की बात वो लड़का कर रहा था। हर बार उसका जिक्र शिक्षा की गुणवत्ता पे था। मेरा ये मानना है, और मेरा ही नहीं, पालकों का ही सवाल भी है, क्योंकि आप नेतृत्व करता रहे हैं इस चीज़ के, और पालकों का ये सवाल है कि अगर ये चीज़ आ गई है, चूंकि नियम तो आ गए हैं, लागू हो जाएंगे, तो क्या मनमानी इस चीज़ की होगी स्कूलों के जरिए कि सुविधाओं को कम कर दिया जाए, और इसमें तो पिसता स्टूडेंट ही है, क्योंकि ये तो पालकों के और स्कूलों के आपस में जो भी मतभेद है वो है, लेकिन बीच में छात्र है, छात्र के जो जीवन काल का समय चल रहा है इस वक्त पढ़ाई लिखाई का, उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव आएगा। तो क्या मेरे ख्याल से अगर एक प्रश्न चिन्ह हो तो क्या ये हो सकता है कि इस नियम के आने के बाद जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं समझौता का कुछ? नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल दूसरे तरीके से देखता हूँ कि जब नियामक आयोग बनेगा तो उसमें शिक्षाविद बैठेंगे, उसमें मीडिया जगत के लोग बैठेंगे, उसमें समाज सेवी लोग बैठेंगे, और उसमें जब पढ़े लिखे और ये सारे लोग बैठेंगे तो मेरे हिसाब से गलत चीज़ें होने की संभावना कम हो जाती है। और जब इसकी पॉलिसी बनेगी
और हर चीज़ ज़मीन पे उतारा जाएगा, स्कूलों तक निचले स्तर तक लाया जाएगा, तो स्वाभाविक इसकी मॉनिटरिंग कमेटी भी बनेगी कि आप उनसे क्या इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट आपको क्या मिल रहा है। अगर हम सुविधाएं दे रहे हैं, सरकार भी उसमें बहुत सारी सुविधाएं देगी, तो अगर आउटपुट नहीं मिलेगा तो उसकी मॉनिटरिंग कमेटी साथ में बैठेगी। और कलेक्टर स्तर पे कांग्रेस की सरकार में मुझे नहीं लगता कि आज आप उनसे अच्छा काम नहीं ले पाएंगे। आज हमारे जिले के हों या अन्य जगह के जितने भी अधिकारी हैं, बहुत बेहतर काम करने का भी प्रयास कर रहे हैं। और युवा जितने हैं, चाहे कलेक्टर्स हों, चाहे एसपीज हों, चाहे जितने भी लोग हैं, उनके काम करने का जज्बा भी अलग है। तो नो डाउट आने वाले समय में दे आर गोइंग टू गिव देयर बेस्ट, ये हम लोग की सोच है। छत्तीसगढ़ सरकार चूंकि प्रदेश के मुखिया तमाम सारी नई योजनाओं के साथ आगे आए और योजनाएं जमीनी हकीकत पे सही भी रहे, योजनाएं चल रही हैं, हम खुद फील्ड में जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, हमको देखने को मिलता है कि वाकई लोग कितने खुश हैं, लोग कितने नाराज हैं। अभी जो ये आयोग आया है, शिक्षा नीति में भी बहुत सारे सुधार करने अभी बाकी हैं छत्तीसगढ़ की तरफ से, तो उस पर क्या अभी चर्चा होनी चाहिए? देखिए, केंद्र ने जो अभी नई शिक्षा नीति का घोषणा किया है और उस शिक्षा नीति को ज़मीन पे आने में मुझे लगता है कि समय लगेगा, क्योंकि वहाँ से बनने के बाद छत्तीसगढ़ तक पहुँचने में 4-6 महीने लग जाएंगे। आने दीजिए, और आने के बाद भूपेश बघेल जी के पास बहुत ही विद्वान लोगों की टीम है। हमारे मुखिया हर चीज़ बहुत बारीकी से स्टडी करके उसका क्रियान्वयन करते हैं। आप देखिएगा, उनके पास जो उनके सलाहकार हैं, उनके जो टीम है, उनके जो अधिकारी हैं, उसके क्रियान्वयन जमीनी स्तर पे और संशोधन के साथ करेंगे, जिससे कि सीधे सीधे छत्तीसगढ़ की 80% आबादी जो ग्रामीण अंचल में बसती है उनको लाभ मिले। क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ हो चाहे देश हो, हमारे गांव से देश की तरफ बढ़ने का प्रयास होता है, और हमारा गांव विकसित करेगा तो स्वाभाविक है कि हमारा राज्य और हमारा देश भी विकसित करेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार तंज कसे जाते हैं जब भी कोई योजनाएं आती हैं, जिस तरह से ट्विटर वॉर एक छत्तीसगढ़ में भी छिड़ गया है, तो जो तंज कसी जा रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में माहिर है, और वो एक समय अटल आडवाणी वाली भाजपा से बहुत दूर हो चुकी है। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है कि देश में राज करना है, चाहे साम दाम दंड भेद और लेन देन किसी भी तरीके से हो, आप राज करना चाहते हैं और आपका मकसद है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। आपको और कोई लक्ष्य नहीं है। देश की आर्थिक स्थिति देख लीजिए, देख के आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देख लीजिए, देश की इकोनॉमी को देख लीजिए, सब धाराशाही होती जा रही है और इनका ध्यान उस तरफ नहीं है। इनका मूल उद्देश्य है कि किसी तरीके से गांधी फैमिली हो या कांग्रेस पार्टी हो, इसका चरित्र हनन किया जाए, इसको डैमेज किया जाए और अंत में अपने राज किया जाए। राज करने के लिए इन लोगों ने जितने पैतरे होते हैं सारे अपनाते हैं, चाहे किसी सरकार को गिराने का हो, चाहे विधायकों की खरीद फरोख्त का हो, चाहे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग का हो, ये हर काम करने में माहिर है। और कांग्रेस पार्टी बहुत ही सैद्धांतिक और लोकतांत्रिक पार्टी रही है। शुरू से महात्मा गांधी जी के समय से लेकर आज तक कभी भी अनैतिक कार्यों की तरफ कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। अगर कांग्रेस उस समय इतने पावर में थी कि अगर चाहती तो आंदोलन का अधिकार नहीं देती, आपके प्रदर्शन का, डेमोस्ट्रेशन का, प्रोटेस्ट का अधिकार नहीं देती, लेकिन कांग्रेस ने वो सब दिया, क्योंकि नेहरू जी का मानना था कि आपका विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए अगर स्वस्थ लोकतंत्र और अच्छे देश का निर्माण करना है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ना देश से मतलब है, ना लोकतंत्र से और ना ही स्वस्थ से। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमें कैसे भी सत्ता पे काबिज होना है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी में एक बलात्कारी जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो ठीक हो जाता है। एक हत्यारा जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है वो ठीक हो जाता है। एक भ्रष्टाचारी बंगाल का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो ईमानदार हो जाता है। आप क्या सिद्धांत और सैद्धांतिक आपका कहाँ गया, जो कि आप उस समय कहा करते थे कि अब पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था, लेकिन अटल आडवाणी जी के समय पे, पर अब ऐसा हो गया है अ डिफरेंट पार्टी विद डिफरेंट एटीट्यूड। आज उनका पूरा जो सोच है सिर्फ सत्ता तक आके रह गया है, और इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का ही रास्ता बचा है। अन्य उनके पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन झूठ ज़्यादा दिन टिकता नहीं है और वो एक दिन झूठ खत्म होगा और सत्य की विजय होगी।
पुनः कांग्रेस पूरे देश में और सारे राज्यों में स्थापित होगी और एक समृद्ध, सशक्त और बहुत अच्छे राष्ट्र का निर्माण की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये छात्र रूपी नदी होती है और इस नदी के दो किनारे हैं, एक है पालक तो दूसरा है स्कूल। अब नियमों के आ जाने से कई सारे प्रश्न चिन्ह भी हैं जो आगे चर्चाओं में हम बात करेंगे, लेकिन अगर इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं या नियमों के अनुसार अगर इसमें कुछ समझौता होता है तो दूरियां बनेंगी इन दो किनारों की, और जब दो किनारों की दूरियां बनती हैं तो नदी की गहराई खत्म हो जाती है, और जब गहराई खत्म होती है तो नदी बहना कम कर देती है, और ये छात्र रूपी नदी अगर अपने प्रवाह को रोक देगी तो देश के रीढ़ पर ये सबसे बड़ी चोट होगी। फिलहाल बरसों की इस लड़ाई में सरकार की ये योजना काबिल तारीफ है, और तमाम सारी योजनाएं जो छत्तीसगढ़ सरकार लेके आ रही है उसका भी स्वागत करते हैं, वो भी काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो हम फिर से लौटेंगे अन्य चर्चाओं के साथ, अन्य खबरों के साथ, अन्य जमीनी हकीकतों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। नमस्कार।